हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड में चले आंदोलन। तो देखिए, 1947 से पहले जो भी उत्तराखंड में आंदोलन चले थे उनको हम लोग अधिकांश कवर कर चुके हैं, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले जो भी उत्तराखंड में आंदोलन हुए थे उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए, आज़ादी से पहले ही उत्तराखंड में महात्मा गांधी का भी आगमन होता है। तो उत्तराखंड के आंदोलनों की जो सीरीज है उसी में हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड में महात्मा गांधी का आगमन, क्योंकि जिस समय भारत में आंदोलन चल रहे थे उसी समय गांधी जी का भी यहाँ पर आगमन होता है उत्तराखंड में। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रश्न जो आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, आगे की जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य बनने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको हम लोग आगे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तराखंड में महात्मा गांधी का आगमन। तो देखिए, जब महात्मा गांधी उत्तराखंड में आते हैं तो महात्मा गांधी की उत्तराखंड में आगमन और उनकी जो यात्राएं रहती हैं, कहाँ कहाँ गए थे, क्या घटनाएं घटी थी, उनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी जी का गढ़वाल पर आगमन, या फिर हम लोग कहते हैं इसका थोड़ा कलर हम लोग चेंज करते हैं, एक मिनट, रेड कलर। चलिए जी, ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए, गांधी जी का गढ़वाल में आगमन। देखिए, गांधी जी उत्तराखंड में सर्वप्रथम 5 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर आए थे। इसी दौरान गांधी जी ऋषिकेश भी गए थे। देखिए, यहाँ पर से आपको एक बात समझनी है। अगर मैं कुमाऊं और गढ़वाल की बात करता हूँ, अगर प्रश्न बनता है कि गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं, तो गढ़वाल में आते हैं। और कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं सर्वप्रथम हरिद्वार में आते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आ रहे हैं, अभी तक गांधी जी उत्तराखंड में नहीं आए हैं। सर्वप्रथम आते हैं कहाँ पर? हरिद्वार में आते हैं। कब आते हैं? 5 अप्रैल 1915 को कुंभ मेले के अवसर पर ये उत्तराखंड पर आते हैं, हरिद्वार में आते हैं। तो ये अगर देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेगा, गांधी जी उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं? हरिद्वार में आते हैं, कुंभ मेले के अवसर पर। कब आते हैं? 5 अप्रैल 1915 को। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए, इसी दौरान जैसे हरिद्वार आते हैं तो ये ऋषिकेश भी गए थे। ये तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिद्वार ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, 1915 में आते हैं। इसके बाद ये 1916 में महात्मा गांधी पुनः से हरिद्वार की यात्रा पर आते हैं। देखिए, पहली बार कब आते हैं? 1915 में, और दूसरी बार कब आते हैं? 1916 में। फिर देखिए, इन्होंने देहरादून की यात्रा की। देखिए, जब पहली बार ये आते हैं ना तो हरिद्वार में आते हैं, और हरिद्वार और मात्र ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में ये जाते हैं। लेकिन दूसरी बार ये देहरादून पर भी, देहरादून को जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि देहरादून की यात्रा करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर से दो प्रश्न आपके सामने बनकर आते हैं कि गांधी जी सर्वप्रथम उत्तराखंड पर कहाँ पर आते हैं 1915 में? ये आते हैं हरिद्वार में। और गांधी जी जिस समय 1916 में उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं तो सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं? देहरादून की यात्रा पर आते हैं। हालांकि ये बाद में हरिद्वार में भी आते हैं। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी में भी इन्होंने एक व्याख्यान दिया था, और ये हरिद्वार में भी उस दौरान पुनः से जाते हैं। चलिए ठीक है। तो 1915 में सर्वप्रथम आए थे कहाँ पर? हरिद्वार में। और 1916 में कहाँ पर आते हैं? देहरादून में आते हैं। उसके बाद ये हरिद्वार भी जाते हैं। फिर देखिए, 16 से 24 अक्टूबर 1929 को 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की थी। दोस्तों, कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि 15 से 16 अक्टूबर, या फिर 15 से 25 अक्टूबर, या फिर 15 से 29 अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल में किस स्थान पर सभाएं की थी या कब की थी। किस स्थान पर तो नहीं पूछेगा, जैसे कि गांधी जी ने गढ़वाल में इनमें से निम्न डेटों में से कब तक लेकर सभाएं की थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, उसके बाद होती है गांधी जी की कुमाऊं की यात्रा। गढ़वाल की यात्रा तो गांधी जी ने कर ली, कब की थी? बहुत पहले 1915 में कर ली है, 15 साल पहले कर ली है, लेकिन अभी तक वो कुमाऊं में नहीं आए हैं। तो गांधी जी कुमाऊं में सर्वप्रथम कब आते हैं? देखिए, 14 जून 1929 में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा की थी। अगर मैं ये बात करूं, अगर एग्जाम में प्रश्न ये बनता है जिस समय गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं 1929 में, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दरअसल इनका जो मुख्य उद्देश्य उसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए था। स्वास्थ्य लाभ यानी कि अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये इस समय यहाँ पर आते हैं। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। 1929 में जिस समय गांधी जी कुमाऊं क्षेत्र पर यात्रा के लिए आते हैं, तो ये किस चीज के लिए आते हैं? स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। तो देखिए, 14 जून 1929 में गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा की।
उन्होंने पहली बार कुमाऊं की यात्रा की, उत्तराखंड की यात्रा तो कर चुके हैं 1915 में। तो देखिए 14 जून को जब गांधी जी हल्द्वानी पहुंचे तब इनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए जब 14 जून 1929 को गांधी जी आते हैं ना कुमाऊं क्षेत्र पर, तो सर्वप्रथम ये हल्द्वानी में आते हैं और हल्द्वानी में इनका एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य स्वागत इनका यहाँ पर किया जाता है। फिर देखिए, अब देखिए जिस समय यहाँ पर गांधी जी आ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी यहाँ पर अकेले ही आएंगे, उनके साथ अन्य सदस्य भी तो आएंगे। तो देखिए उनके साथ कुछ अन्य सदस्य भी आए थे जिनके बारे में एग्जाम में दोस्तों हो सकता है पूछ ले, महत्वपूर्ण रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिए गांधी जी के साथ आए अन्य सदस्य कौन कौन से थे? कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, प्यारेलाल और सुचेता कृपलानी। तो ये लोग इस समय गांधी जी के साथ कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए 14 जून 1929 को या फिर 1929 को जिस समय गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, तो बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति उनके साथ नहीं था। अब मान लिया 3 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर पंडित नेहरू। अब मान लिया एक ऑप्शन रख दिया, कोई सा भी ऑप्शन रख सकता है, अबुल कलाम आजाद रख लिया। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए कि देखिए ज़्यादा नाम नहीं है, कस्तूरबा गांधी जाने पहचाने ही नाम है, कस्तूरबा गांधी हो, देवदास गांधी हो, पंडित मोतीलाल नेहरू हो, प्यारेलाल हो, सुचेता कृपलानी हो, तो जाने पहचाने ही ये नाम है, इनको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक बात और, ये 14 जून मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, किसी किसी किताब में ये 13 जून भी है। अगर आपको ऑप्शन में अगर 14 जून नहीं मिलता है तब आप 13 जून की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि इसका परीक्षा वाणी की अगर हम लोग बात करते हैं, आयुक्त तो वर्तमान हम लोग देखते हैं परीक्षा वाणी से ही अधिकांश प्रश्न पूछता है, तो परीक्षा वाणी में तो इसका उत्तर 14 जून ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी इसको 14 जून ही लिखा हुआ है। लेकिन किसी किसी पुस्तक में 13 जून भी है। अगर 14 जून आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप लोग 13 जून की तरफ जाएंगे। फिर देखिए हल्द्वानी में भव्य स्वागत के बाद गांधी जी ने रामलीला मैदान में भाषण दिया। इसके बाद वे नैनीताल लौट आए। हल्द्वानी का जो रामलीला मैदान है वहां पर गांधी जी ने एक भाषण भी दिया था। जब इनका भव्य स्वागत हो जाता है हल्द्वानी में, तो इन्होंने रामलीला मैदान में वहां पर कोई आयोजन किया गया होगा, तो वहां पर इन्होंने एक भाषण भी दिया और उसके बाद ये नैनीताल के लिए निकल जाते हैं। तो ये नैनीताल के निकट ताकुला ग्राम में महात्मा गांधी ने गांधी मंदिर का शिलान्यास किया। देखिए ताकुला एक अल्मोड़ा में भी है, ताकुला नैनीताल में भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए गांधी मंदिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी मंदिर कहाँ है? डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि गांधी मंदिर कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नैनीताल में। और गांधी मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? स्वयं महात्मा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। कहाँ पर, कौन से ग्राम में है? अगर आपसे ग्राम भी पूछ लेता है तो आपको ग्राम भी पता होना चाहिए। ताकुला ग्राम नैनीताल में महात्मा गांधी ने गांधी मंदिर का शिलान्यास किया था। कब? जब ये 1929 में आते हैं कुमाऊं की यात्रा पर, 14 जून 1929 को। चलिए ठीक है। फिर देखिए गांधी जी के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय ये हल्द्वानी पे आते हैं महात्मा गांधी, इनका एक भव्य स्वागत होता है, तो उस भव्य स्वागत के लिए एक कमेटी या एक समिति बनाई गई होती है। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि गांधी जी जिस समय 1929 को कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं, उनके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए हल्द्वानी व नैनीताल की यात्रा के बाद गांधी जी भवाली ताड़ीखेत अल्मोड़ा पहुंचे। यहाँ पर ने नहीं आएगा। फिर देखिए जैसे कि इन्होंने हल्द्वानी की यात्रा कर ली, नैनीताल की यात्रा कर ली, उसके बाद गांधी जी कहाँ को चलते हैं? भवाली को, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत, हालांकि ऐसी जगह पर ही जाते हैं और यात्राएं करते हैं और सभाएं भी करते हैं। तो हमको तो देखिए जो महत्वपूर्ण रहेंगे ना, जहाँ पर से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जहाँ पर कुछ घटनाएं होती हैं, तो हमको उनको ही पढ़ना है। जैसे कि देखिए गांधी जी जब अल्मोड़ा पहुंचे तब अल्मोड़ा म्यूनिसिपल के तत्कालीन अध्यक्ष E.S. ओखले ने गांधी जी के लिए एक मान पत्र पढ़ा था। यानी कि इनके सम्मान में एक मान पत्र पढ़ा था। किसने? ये पढ़ा था E.S. ओखले ने। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, हालांकि ऐसे प्रश्न बनने की संभावना 20% ही रहती है एग्जाम में, 70% नहीं रहती, 80% नहीं रहती है, 20% ही रहती है। लेकिन बाई चांस वाली बात है, अगर बन जाए तो मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो गांधी जी जब अल्मोड़ा पहुंचते हैं, अल्मोड़ा म्यूनिसिपल के तत्कालीन अध्यक्ष E.S. ओखले, जो एक वहां पर, जैसे कि जब गांधी जी देखिए जब गांधी जी क्या होता है पहुंचते हैं हल्द्वानी, जब वो पहुंचते हैं नैनीताल, तो हर जगह एक सभा होती है ना। अब ऐसे तो नहीं कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं बिना भाषण दिए ही वहां चले जाएं, ऐसा नहीं है। जहां जहां वो जाएंगे एक भाषण देंगे, उसके बाद वे आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। भाषण देने का उद्देश्य क्या था? लोगों को जगाना, आंदोलन के लिए प्रेरित करना, उनमें जो भी जागृति को फैलाना। तो इस तरीके से उनके आंदोलन से काफी लोग प्रभावित भी होते थे। तो इसलिए गांधी जी जहां जहां जाते थे वहां पर अपने भाषण दिया करते थे। तो E.S. ओखले आपको याद रखना है, ये जिसमें अल्मोड़ा पहुंचते हैं और वहां पर अल्मोड़ा म्यूनिसिपल के तत्कालीन अध्यक्ष रहते हैं E.S. ओखले। इन्होंने गांधी जी के लिए एक मानपत्र पढ़ा था।
चलिए ठीक है। फिर देखिए गांधी जी का बागेश्वर में आगमन, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 जून 1929 को गांधी जी अब पहुंचते हैं कहाँ पर? बागेश्वर। यात्राएं करते हुए आ रहे हैं, हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, तारीखेत, अल्मोड़ा, अब पहुंच गए हैं कहाँ पर? बागेश्वर में। कब? 22 जून 1929 को। देखिए 22 जून को गांधी जी बागेश्वर पहुंचे तथा विक्टर मोहन जोशी के प्रयासों से स्थापित स्वराज भवन का शिलान्यास किया। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है कि बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। और देखिए ये यहाँ पर से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि मोहन जोशी के प्रयासों से स्थापित, अगर बात करें कि जो ये स्वराज भवन, पहला प्रश्न क्या बनेगा? स्वराज भवन कहाँ है? तो स्वराज भवन कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कहाँ पर? बागेश्वर में। दूसरा प्रश्न, स्वराज भवन किसने स्थापित किया? ये किया था विक्टर मोहन जोशी ने। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जो विक्टर मोहन जोशी ने बागेश्वर में स्वराज भवन स्थापित कराया था, इसका शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए बागेश्वर के कौसानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता के अंश लिखे थे। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गांधी जी जिस समय उत्तराखंड की यात्रा पर थे तो वो कौसानी में कुछ कितने दिन रुके थे। ऐसा प्रश्न कई बार बन चुका है कि जिस समय गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा पर थे वो कौसानी में कितने दिन रुके थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 दिन ये कौसानी में रुके थे। तो आपको याद रखना है जिस समय गांधी जी बागेश्वर के कौसानी में आते हैं तो वो 12 दिन तक वहां पर प्रवास करते हैं। और देखिए यहीं पर उन्होंने क्या किया था? अनासक्ति योग नाम से गीता के कुछ अंश लिखे थे। ये भी काफी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि गांधी जी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग नाम से गीता के अंश लिखे थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिस समय गांधी जी उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं तो उन्होंने किस स्थान पर अनासक्ति योग नाम से गीता के अंश लिखे थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बागेश्वर के कौसानी में। 12 दिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, इसलिए मैं इसको आपको बार बार कह रहा हूँ, 12 दिन आपको याद रखना है। तो अनासक्ति योग जहाँ पर गांधी जी कौसानी में जहाँ पर रुकते हैं, जहाँ पर इन्होंने ये टीका लिखा था अनासक्ति योग, उस स्थान को अनासक्ति नाम भी दे दिया गया। हालांकि मैं अभी आपको ये नोट कराऊंगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो गांधी जी जिस समय कौसानी में रुके रहते हैं तो उस जगह से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, वहाँ की जलवायु से काफ़ी प्रभावित होते हैं, वहाँ की जो सुंदरता है उससे काफ़ी ये प्रभावित होते हैं। तो देखिए इन्होंने यंग इंडिया के एक लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किस लेख में अपने कहा था? तो यंग इंडिया के लेख में इन्होंने गांधी जी ने यंग इंडिया के लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न रहेगा कि गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड अपने किस लेख में कहा था या किस पत्र में कहा था? तो ये कहा था यंग इंडिया, आपको याद रखना है। फिर देखिए गांधी जी 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं में रहे। इस दौरान कुल 31 स्थानों पर व्याख्यान दिया था। 14 जून से 2 जुलाई आपको याद रखना है। देखिए वहाँ पर गढ़वाल की जब मैंने बात की थी 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक मैंने आपसे बात की थी, उसी प्रकार से 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं में रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, गांधी जी कुमाऊं में कब से कब तक रहे थे? तो 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 तक के कुमाऊं में रहे थे और 31 स्थानों पर उन्होंने अपने व्याख्यान दिए थे और यहाँ के लोगों में एक ऊर्जा का संचार किया था। फिर देखिए कुमाऊं दौरों के दौरान गांधी जी ने चंदा करके हरिजन कोष में 24,000 रुपये जुटाए थे। एक इनका हरिजन कोष था जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया करते थे। तो उस हरिजन कोष के लिए महात्मा गांधी ने जहाँ जहाँ अपने दौरों में गए वहाँ पर चंदा करके इन्होंने 24,000 रुपये जुटाए थे। हालांकि ये मैं आपको पहले भी नोट करा चुका हूँ एक बार, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ नोट कराया है, लेकिन मैंने आपको ये नोट कराया है। अगर आपको याद है तो आप बताना कि मैंने आपको ये कहाँ पर नोट कराया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि गांधी जी जिस समय कुमाऊं में अपने दौरों पर आए थे या अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे या फिर यहाँ पर अपनी यात्राएं करने आए थे तो इन्होंने हरिजन कोष में कितने रुपए जुटाए थे चंदा करके? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 24,000 रुपये। और देखिए यहाँ पर ये चंदा जब जुटा रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी पैसा जुटा रहे थे, तो यहाँ की जैसे अल्मोड़ा की महिलाओं ने अपने आभूषण तक गांधी जी के, बागेश्वर की महिलाओं ने, अल्मोड़ा की महिलाओं ने अपने आभूषण उतार के गांधी जी को तक दे दिए थे वहाँ पर, मतलब आंदोलन को चलाने के लिए। तो इस प्रकार की हम लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर की जो महिलाएं थी, यहाँ पर के जो लोग थे, आंदोलन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, मतलब कि आज़ादी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
चलिए ठीक है। फिर देखिए गांधी जी की पहली यात्रा तो हो गई 1929 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं गांधी जी की कुमाऊं की दूसरी यात्रा कब होती है। तो देखिए जैसे कि 1915 में आपने देखा होगा गांधी जी पहली बार हरिद्वार में आते हैं, उसके बाद 1916 में उनकी दूसरी यात्रा होती है, तो वो पहले देहरादून और फिर हरिद्वार पुनः से जाते हैं। लेकिन वो तो रही थी हमारी गढ़वाल की बात है। और हम लोग ऐसा भी देखिए गढ़वाल, अगर कोई प्रश्न ऐसा बनता है गांधी जी उत्तराखंड में सर्वप्रथम कब आए थे, तो आपका उत्तर यही होगा 1915 में। दूसरी बार कब आए थे, 1916 में। पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है। लेकिन जब गढ़वाल और कुमाऊं की बात होगी ना, तब वहां से प्रश्न थोड़े बदल जाएंगे। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि गांधी जी कुमाऊं में सर्वप्रथम कब आए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1929 में। गांधी जी उत्तराखंड में सर्वप्रथम कब आए थे, 1915 में। गांधी जी गढ़वाल में सर्वप्रथम कब आए थे, गढ़वाल में 1915 में। तो इस प्रकार से आपको चीजें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कुछ समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए गांधी जी की कुमाऊं की दूसरी यात्रा कब होती है, 18 मई 1931 को। और गांधी जी की गढ़वाल की दूसरी यात्रा कब हुई थी, 1916 को। और गांधी जी की उत्तराखंड की दूसरी यात्रा कब हुई थी, 1916 को। चलिए ठीक है। फिर देखिए 18 मई को गांधी जी शिमला से नैनीताल पहुंचते हैं और 20 मई 1931 को महात्मा गांधी ने संयुक्त प्रांत की गवर्नर मैल्कम हेली से मुलाकात की तथा मालगुजारी कम करने का अनुरोध किया। यानी कि जो कुछ टैक्सेस होते हैं उनको कम करने का यहाँ पर से अनुरोध किया था। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जिस समय गांधी जी जिस समय 18 मई 1931 को दूसरी बार कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, तो उस दौरान उन्होंने किस गवर्नर से संयुक्त प्रांत, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संयुक्त भाग था उसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो उस दौरान उन्होंने संयुक्त प्रांत की किस गवर्नर से मुलाकात की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मैल्कम हेली से इन्होंने मुलाकात की थी। कब की थी, अगर डेट आपसे पूछ ले तो 20 मई 1931 को ये मुलाकात की थी। हालांकि कहीं कहीं पर आपको ये डेट अलग अलग मिल सकती है, लेकिन 20 मई आपको सही लगाना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यहाँ पर से मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन। हालांकि शायद ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको नोट करा रखा है, फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन होता है 1931 में, नैनीताल में होता है। क्योंकि देखिए 1931 में गांधी जी भी यहाँ पर आए थे ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये चीज़ें। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बद्रीदत्त पांडे। नोट कर लेंगे कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, 1931 नैनीताल में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बद्रीदत्त पांडे। चलिए ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं गांधी जी के बारे में। देखिए कुमाऊं भ्रमण के दौरान गांधी जी ने पैदल यात्रा कितनी की थी, तो देखिए पैदल यात्रा इन्होंने की थी 22 मील की। और अगर हम बात करते हैं मोटर मार्ग से, यानी कि मोटर मार्ग से इन्होंने कितनी यात्रा की थी, तो वो की थी 270 मील की। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना तो रहती नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के वर्तमान की अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे कहा था, तो ये कहा था विक्टर मोहन जोशी को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी जिस समय कुमाऊं की यात्रा पर रहते हैं, तो इन्होंने ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे कहा था, तो ये कहा था विक्टर मोहन जोशी को। फिर देखिए गांधी जी ने कौसानी में जिस जगह कुछ समय के लिए रुके, उस जगह को क्या नाम दिया गया, उस जगह को नाम दिया गया अनासक्ति आश्रम। मैंने आपको बताया ना अनासक्ति, ऐसे कुछ वहाँ पर उन्होंने टीके लिखे थे गीता के ऊपर, तो इसी कारण से जहाँ पर गांधी जी रुकते हैं कौसानी में, उस जगह को नाम दे दिया गया अनासक्ति आश्रम। अब देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि अनासक्ति आश्रम कहाँ है, बागेश्वर में, कौसानी में, कहाँ पर, या आपके सामने कौसानी ऑप्शन में होगा या फिर आपके सामने बागेश्वर ऑप्शन में होगा। तो अनासक्ति आश्रम कहाँ है, ये है बागेश्वर में। और किससे संबंधित है, ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं, किससे संबंधित है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में 3 सप्ताह रहने के पश्चात, देखिए एक कथन है, इस कथन को हम लोग समझते हैं कथन किसने कहा था। अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में 3 सप्ताह रहने के पश्चात मुझे अत्यधिक आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप क्यों जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी जो कुमाऊं में आते हैं जिस समय, तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर आते हैं। तो गांधी जी ने यही कथन दिया था कि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है कौसानी। उस वहाँ का वातावरण देखिए, वहाँ की जलवायु देखिए, वहाँ की सुंदरता देखिए। तो ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह होने के बावजूद, ऐसी अच्छी जलवायु होने के बावजूद भी जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप क्यों जाते हैं। तो गांधी जी ने यह कथन लिखा था कब, 11 जुलाई 1929 को अपने यंग इंडिया के लेख में इन्होंने ये लिखा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए असहयोग आंदोलन के समय पंडित नेहरू 1920 में उत्तराखंड में कहाँ आए थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित मोतीलाल नेहरू
1920 में असहयोग आंदोलन के समय उत्तराखंड में कहाँ पर आए थे? तो ये आते हैं मंसूरी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ जिस समय देखिए साबरमती से दांडी तक एक यात्रा हुई थी महात्मा गांधी की, तो इस यात्रा में कुल मिलाकर 78 सत्याग्रही थे। ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है कि साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी ने जब इस समय नमक यात्रा की थी, उस नमक यात्रा के दौरान कितने सत्याग्रही थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 78 सत्याग्रही इसमें रहते हैं। और इन 78 सत्याग्रहों में से उत्तराखंड के कितने सत्याग्रही इसमें शामिल थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितने सत्याग्रही इसमें शामिल थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। तो आपको संख्या याद रखनी है। उत्तराखंड से इसमें 3 सत्याग्रही शामिल रहेंगे। वो कौन कौन से रहेंगे? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। काफी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे एक बार के तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि बताइए इनमें से कौन साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी की नमक यात्रा में शामिल सत्याग्रही नहीं था। जैसे कि मान लिया आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उनमें छांटना होगा। तो अगर आपको नाम पता है कि ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर जो शामिल थे, तो आपको इसमें से जो आपका जो प्रश्न रहेगा बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। तो आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। फिर देखिए गांधी जी के बारे में तो आपकी बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरला बहन के बारे में। ये सरला बहन कौन थी और यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं और क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इनका जो मूल नाम था, ये एक विदेशी थी, विदेशी महिला थी। इनका मूल नाम था मिस कैथरीन हाई लामन। इनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाई लामन। दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न बन भी चुका है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाई लामन इनका मूल नाम था। और एक गांधी जी की शिष्या थी। यही प्रश्न बन सकता है कि सरला बहन या फिर मिस कैथरीन हाई लामन किसकी शिष्या थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये महात्मा गांधी की शिष्या थी। ये गांधी जी से काफी प्रभावित थी। गांधी जी ने ही इनका नाम सरला बहन रखा था। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि कैथरीन हाई लामन का नाम सरला बहन किसने रखा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने ही इनका नाम सरला बहन रखा था। अगर हम लोग बात करते हैं कि सरला बहन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म होता है 1901 में होता है और इंग्लैंड में होता है। देखिए ये भारत की नहीं थी, ये विदेशी थी। इसको ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। 1901 में इनका जन्म होता है। तो देखिए 1901 में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है और इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी उत्तराखंड में आती हैं, भारत में आती हैं और भारतीयों को आज़ादी दिलाने में काफ़ी योगदान देती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय रही होगी। तो एक महिला विदेशी होकर भी भारतीयों की स्वतंत्रता की पक्षधर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए 1901 में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है और 1932 में जब ये भारत आई तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यहीं की होकर रह गई। 1932 में भारत आती हैं और गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थी। और गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होकर ये यहीं की होकर रह गई और बाद में इंग्लैंड जाती नहीं है, यहीं पर ये रहती हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1941 में सरला बहन कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम पहुंची और गांव-गांव जाकर लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करती रही। देखिए जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम था वहीं पर ही रहती हैं और वहीं से जो ये अपना कार्य करती हैं, आंदोलन के लिए लोगों को जगाती हैं, महिलाओं के बीच में रह कर कार्य करती हैं। तो 1931 में ये कौसानी में पहुंचती 1941 में कौसानी में पहुंचती हैं और लक्ष्मी आश्रम से क्या करती हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं उनमें एक भावना पैदा करती हैं आंदोलन के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए सरला बहन स्मृति संग्रहालय, ये कहाँ पर है? कौसानी में। 5 जून 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। सरला बहन स्मृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई या सरला बहन स्मृति संग्रहालय कब खोला गया? 5 जून 2013 को कौसानी में। फिर देखिए इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। कौन कौन सी? संरक्षण या विनाश, मानव और प्रकृति, अबला नहीं सबला, रिवाइव अवर डाइंग प्लेनेट पुस्तकें लिखी हैं। किसने? सरला बहन ने। संरक्षण या विनाश काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है और ये जितनी भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं सरला बहन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है संरक्षण या विनाश, मानव और प्रकृति, अबला नहीं सबला और रिवाइव आवर डाइंग प्लेनेट पुस्तकें किसकी हैं? सरला बहन की हैं। फिर देखिए पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि
तुलसी देवी ने किसकी प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया? तो ये सरला बहन की प्रेरणा से ही इन्होंने यह कार्य किया था। तुलसी देवी एक बात कहती थी, रो नहीं आगे बढ़ो। तो ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि रो नहीं आगे बढ़ो किसका कथन है? तो ये किसका है? तुलसी देवी का। चलिए ठीक है। फिर देखिए, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो बहनों कमला व बसंती ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। दो बहनें थी कमला व बसंती, ये लक्ष्मी आश्रम से ही जुड़ी हुई थी और सर्वोदय के प्रचार प्रसार में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं कि किन दो बहनों ने, जो कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी, सर्वोदय के प्रचार प्रसार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो कमला व बसंती आपको नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ भी आपको यहाँ से छोड़ना नहीं है, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप से ये मत समझ लेना कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, गांधी जी की एक शिष्या और थी, वो कौन थी? गांधी जी की दूसरी शिष्या, ये भी विदेशी थी, कौन थी? मीरा बहन। ये इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। किसने? अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि गांधी जी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी, तो ये की थी मीरा बहन ने की थी। मीरा बहन भी एक विदेशी ही इनकी शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? गांधी जी की शिष्या थी। सरला बहन और मीरा बहन, प्रश्न बन सकता है ऐसा कि सरला बहन और मीरा बहन किसकी शिष्या थी? तो ये थी किनकी शिष्या? ये थी गांधी जी की शिष्या थी। चलिए ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका था मैडेलिन स्लेट, इनका मूल नाम था, और ये भी इंग्लैंड की ही रहने वाली थी। तो सरला बहन हो और मीरा बहन हो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित एग्जाम प्रश्न बनते रहते हैं। देखिए, सरला बहन कौसानी से संबंधित रहेंगी और मीरा बहन कहाँ से संबंधित रहेंगी? ये रहेंगी पशुलोक से संबंधित रहेंगी। और इनका मूल नाम क्या रहेगा? मैडेलिन स्लेट, दोनों का ही आपको मूल नाम याद रखना है। इंग्लैंड की ये रहने वाली थी। और देखिए, मीरा बहन नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। सरला बहन नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और मीरा बहन को मीरा बहन नाम किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। या हम लोग कह सकते हैं कि मैडेलिन स्लेट को मीरा बहन नाम किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, और दोनों ही महात्मा गांधी की ही शिष्या थी। अगर हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1892 को इनका जन्म होता है। इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए, यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग और नोट करते हुए चलेंगे। ये भी हमारी जो मीरा बहन थी, सरला बहन की भी बात हो गई है। अब देखिए, एक दो प्रश्न आपको यहाँ से और नोट कर लेने हैं। देखिए, सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांति लाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना होती है। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब की थी? 1937 में, ये आपको याद रखना है। सोमेश्वर पूछ ले, अल्मोड़ा पूछ ले, या फिर सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। फिर देखिए, गांधी जी 1946 में उत्तराखंड पर अंतिम बार आते हैं। कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ है पुस्तकों में कि गांधी जी उत्तराखंड में अंतिम बार कब आए थे? 1946 में आए थे। और गांधी जी ने उत्तराखंड में कुल मिलाकर 6 यात्राएं की थी। किसी किसी पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन जाता है कि गांधी जी ने उत्तराखंड की कुल कितनी यात्राएं की, तो ये की थी कुल मिलाकर 6 यात्राएं इन्होंने उत्तराखंड की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक आती है बानर सेना। बानर सेना, देखिए एक मैंने आपको पढ़े थे रणवीर सेना। रणवीर सेना का संबंध किससे था? रणवीर सेना का संबंध था गोरखों से। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गोरखों से संबंधित था, जो कि एक सेना भेजी गई थी उत्तराखंड में। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। 1857 क्रांति में मैंने आपको वो पढ़ाया था, रणवीर सेना। उसी प्रकार से एक सेना है बानर सेना। ये बानर सेना क्या थी? देखिए, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय उत्तराखंड में बच्चों द्वारा बनाई गई यह सेना थी। देखिए, बच्चों द्वारा बनाई गई एक सेना थी। तो ये एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि बानर सेना का संबंध किससे है, या बानर सेना का संबंध किससे था, या बानर सेना का संबंध महात्मा गांधी के किस आंदोलन से था। ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से बानर सेना का संबंध रहेगा, जो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और ये बच्चों के द्वारा बनाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा बानर सेना भी। ऐसे प्रश्न दोस्तों वर्तमान में काफ़ी बन रहे हैं, जिनको आप लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड राज्य के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनकी जो सीरीज चलेगी, अगली सीरीज हमारी वही चलेगी। और आप लोगों को क्या करना है, FB पेज से हमारे जुड़ जाना है, फेसबुक पेज से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो मुझे मैसेज अगर करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। वीडियो के संबंध में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग
जो भी आपके डाउट हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोग वहाँ पर कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट हमेशा ही आपसे रहती है, देखिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर दे कीजिए उन लोगों को जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ही आवश्यकता हो, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया कीजिए, और साथ ही साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।